अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ निशा वज़र और वीलॉग बिहाइंड द हेडलाइंस के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगी। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के वॉर के हवाले से। 3 साल हो चुके हैं, 1000 डेज़ तो होने को हैं और इन 1000 डेज़ में कई दफ़ा रशिया और यूक्रेन के माबैन पीस डील्स और पीस टॉक्स जो है वो कराई गई हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट भी किया है, डिफरेंट कंट्रीज़ में ये मुलाकात हुई है। और एक हालिया एक डेवलपमेंट ने कि एक पीस टॉक जो है वो मुलाकात हुई थी। सऊदी अरब ने होस्ट किया था इसको और इसमें यूएस और रशिया दोनों कंट्रीज़ की तरफ से डेलीगेशंस आए थे और ये 18 फरवरी को हुई थी। नाज़रीन, इस पीस टॉक के बाद एक फ़ोटोग्राफ जो है वो शेयर की गई थी। उस फ़ोटोग्राफ में एक तरफ सऊदी अरब के एक साइड पे रशिया डेलीगेशन था और दूसरी साइड पे यूएस डेलीगेशन था। इन डेलीगेशन में कौन-कौन मेंबर्स थे वो हम आपको बताते हैं। सऊदी अरब की तरफ से 2 मेंबर्स, एक फॉरेन मिनिस्टर उनके प्रिंस फैसल बिन फरहान वो थे जो कि समझे जाते हैं कि एक प्रिंस फैमिली मेंबर है और समझे जाते हैं कि बहुत ही रिलायबल जो है वो शख्सियत है और इस अहम पोस्ट पे को अपॉइंट किए गए हैं। और जो दूसरे जो थे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे वो साद अली अबान जो कि अपनी ये प्ले लेकर बहुत ही सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही बाअसर शख्सियत है। इसके साथ जो उनके साथ जो डेलीगेशन थे रशिया के, वो भी 2 एहलकार थे रशिया के। एक उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे और उनका नाम है सर्गेई लारोव और दूसरे जो थे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जो पुतिन के पॉलिसी एडवाइज़र हैं। उनका नाम है यूरी इशकोव है और ये इनका जो अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये एक दफ़ा पहले भी लास्टर रह चुके हैं यूएस में और जो अब इस वक्त जो है वो पुतिन के खास एडवाइज़र होने के साथ साथ एक रिलायबल ट्रस्टवर्दी पर्सन भी हैं और उन्होंने पुतिन ने उनको यहाँ पे इस अहम नेगोशिएशन इस पीस डायलॉग में जो है वो भेजा है, विच मीन्स कि ये बहुत ही रिलायबल है और इनका जो यहाँ पे मौजूद होना इनकी अहमियत का जो है वो वाज़ेह हकीकत। जिसके अलावा जो यूएस की तरफ से जो एहलकार मौजूद थे उनमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्ज़ थे। और जो तीसरी जो शख्सियत देखी गई और वो है उनके जो जब डोनाल्ड ट्रंप जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ओहदा संभाला तो उस वक्त उन्होंने स्पेशल इन्वॉय टू मिडिल ईस्ट पॉइंट भी किया था इनको। स्टीव विटकॉफ की बात कर रही हूँ मैं। आप इनके बारे में मैं पहले भी व्लॉग में बता चुकी हूँ। दोबारा से मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि ये एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर है और फिल्म कॉपर्स्ट है, बिजनेसमैन है। अज़ीन इस सबसे बढ़ के जो तारीफ़ है वो यही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के राइट मैन माने जाते हैं और इनका मिडल ईस्ट के ऊपर बहुत ग्रिप है। इवन ट्रंप के ओहदा संभालने के से पहले भी उन्होंने मिडल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस के हवाले से बहुत काम किया है ट्रंप के लिए। तो ये बेसिकली इनको अपॉइंट किया गया था मिडल ईस्ट के हवाले से और स्पेशली इनको जो ड्यूटी दी गई थी वो थी अब्राहम अकॉर्ड को लेके उनके लिए मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को अब्राहम अकॉर्ड के बोर्ड ऑन बोर्ड करना अब्राहम अकॉर्ड के लेके कि ये इनकी मेजर ड्यूटीज़ की। यहाँ पे इनका आना ये भी सिग्नल देता है कि यहाँ पे इन्होंने ना सिर्फ इस पीस डायलॉग को फैसिलिटेट किया बल्कि उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से भी जो है वह कुछ मीटिंग्स की होंगी, नेगोशिएशन की होंगी और इसके अलावा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो आज कंसोकिया और यूएस के दरमियान एक काफ़ी जो है वो पेशरफ्त हो रही है बिजनेस को लेके इन्वेस्टमेंट के हवाले से। यूएस में ऑलरेडी सऊदी अरब की 500 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, 600 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है वो टच की है अभी रिसेंटली सऊदीया ने। उसके अलावा ट्रंप समझते हैं और उनकी ख्वाहिश भी है कि ये इन्वेस्टमेंट 1 ट्रिलियन
डॉलर्स तक जो है वो पहुंच जाने चाहिए। लाजम कि बताने का मकसद ये है कि ये इम्पोर्टेंट जो कि इस टेबल पे जो मौजूद थे, वो दो चीज़ें जो है मैं बताना चाह रही हूँ। एक तो ये कि पास्ट में यूएस का जो ट्रेंड था वो था यूक्रेन ज़ेलेंस्की की तरफ। और जो अगर देखें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उनका जो उन्होंने सपोर्ट किया ज़ेलेंस्की को फॉर दिस अबॉट। और जो उनको बहुत ज़्यादा यूएस की तरफ से सपोर्ट तो मिली और हर तरह की फैसिलिटेशन उनको मिली है इस वॉर को लेके। और अभी देखा जाए तो इस वक्त जो अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन यूएस का टिल्ट जो वाज़ेह है वो रशिया की तरफ है। रशिया एक टाइम था जब वो आइसोलेट था, लेकिन इस वक्त इस टेबल पे यूएस और रशिया आमने सामने बैठे हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल चेंज की तरफ जो है वो इंडिकेट करती है। तो नज़र ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग थी जिससे वाज़ेह हो रहा है कि ये नेगोशिएशन और ये पीस डील और यूक्रेन और रशिया के हवाले से कि इसकी तरफ जितने भी लोग हैं वो बहुत सीरियस संजीदा नोयत के हैं और सीरियसली परसू कर रहे हैं टू एंड दिस वॉर। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने आते साथ ये ने कहा था कि 24 आवर्स में मैं ये वॉर जो है वो ख़त्म करवा दूंगा। और ये मैंने एक थॉमस भी किया था। और डेफिनेटली 24 आवर्स में तो ये इस तरह से चीज़ें डेवलपमेंट नहीं होती हैं, लेकिन जिस तेज़ी के साथ ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो सुनो ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वॉर ख़त्म हो जाएगी। और उसके हवाले से बहुत सी चीज़ें रहती हैं डेफिनेटली मंजर आम पे आएंगी। नाज़रीन, ये जो डेलीगेशन है ये 18 फरवरी को बैठा और उन्होंने जो है नेगोशिएशन की। इसके आउटकम में 3 चीज़ें जो सामने आई और उनको अगर बेस किया जाए इनके ऊपर अगर क्रिटिकली एनालिसिस किया जाए तो ये पीस डायलॉग टोटली इन फेवर ऑफ रशिया है, पुतिन की फेवर में है टोटली। 3 जो मेन चीज़ें इसमें डिस्कस हुई जो ओपन थे वो उनमें जो पहला मेन चीज़ थी कि दोनों कंट्रीज़ ने अपनी डेलीगेशन फाइनलाइज की टू परसू फर्दर थिंग्स और प्रोसीडिंग्स इस हवाले से। और फिर जो दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये है कि इन नेगोशिएशन के आउटकम में यूएस ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि यूक्रेन इस जो है वो नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। एज इन बेसिकली तो ये वॉर जो स्टार्ट हुई थी वो हुई भी इसी बात पे थी कि यूक्रेन वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ नेटो। और जो ये नेटो का क्योंकि वजूद जब आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो उसने उनका जो मेन पर्पस था वो ये पा के रशिया को उन्होंने रशिया को बेसिकली ने अब कंसल्ट करना था कि उनका मेन केयर था, क्योंकि रशिया जो है वो टूट गया इनटू 15-16 डिफरेंट कंट्रीज़। तो इसके बाद कि ये नेटो में ज्वाइनिंग डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है रिजॉल्व करना, ये बात जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि नेटो में फर्दर कंट्रीज़ को ऐड किया जाए। यूएस जो है वो पहले भी इस चीज़ के केस थे और अभी की कैटेगोरिकली यूक्रेन के हवाले से उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि यूएस चाहता है कि वो यूक्रेन इस नेटो फोर्सेस का पार्ट ना, क्योंकि बेसिकली ये होती है नेटो फोर्सेस का जो भी पार्ट बनता है कोई उनके के अगेंस्ट किसी भी एक कंट्री के अगेंस्ट कोई जाता है तो वो नेटो इलेक्टिवली ये सारी कंट्रीज़ वो रिस्पॉन्ड करती हैं। तो ये सेकंड पार्ट है कि जो जिस पे पुतिन को जो है वो सक्सेस मिली है। तीसरा पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो इकोनॉमी से के हवाले से है, क्योंकि पुतिन और रशिया के ऊपर जो यूएस ने बाइडेन और सैंक्शंस लगा दिए कि बाइडेन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम के। तो ये अब जो सैंक्शंस का ये अभी जो डिसीजन है इसमें ये बात क्लियर की गई है कि दोनों कंट्रीज़ के माबेन डिफरेंट सेक्टर्स में कोलैबोरेशंस होगी, सैंक्शंस जो है वो अप्लाई जाएगी। और इससे ना सिर्फ यूएस को फ़ायदा होगा बल्कि से इसका फ़ायदा जो है वो रशिया को भी होगा। अभी जितनी भी ये वॉर थी उसमें अगर आप स्पेंडिंग के हवाले से देखें
तो इस वक़्त जो टोटल स्पेंडिंग है इस वक़्त तक 3 सालों में, वो तकरीबन $113 बिलियन जो है इस वॉर पे स्पेंड किए गए हैं अब तक। और मेजर पार्ट जो है वो यूएस का, तकरीबन यूएस ने अकेले इस वॉर के ऊपर $31 बिलियन लगाए हैं। और जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ इनको देखें तो उन्होंने कलेक्टिवली $44 बिलियन लगाए हैं। और कनाडा को देखें, कनाडा ने 5 बिलियन लगाए हैं, यूके ने 4 बिलियन लगाए हैं। तो ये एक बहुत मेजर अमाउंट जो है वो अकेले यूएस ने लगाई है और उन्होंने फैसिलिटेट किया है इस वॉर को। सो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और अभी 19 फरवरी को एक ट्रम्प की एक ट्वीट भी आई कि उन्होंने उसको मेंशन किया था कि तकरीबन यूएस में कि 50 बिलियन रुपीस इस वॉर में लगाए हैं, यूक्रेन के ऊपर लगाए हैं। और जो कि 200 बिलियन ज़्यादा है यूरोप से। और आउटकम में यूएस को क्या मिल गया? कुछ भी नहीं। तो ये मेन रीज़न है कि ये भी एक अनदर रीज़न है कि यूएस जो है वो फर्दर ये चीज़ों पे पैसे नहीं लगाना चाहते, क्योंकि एक तो उनकी पॉलिसी जो है वो ये है कि वो एक्टिव वॉर की तरफ नहीं जाना चाहते। दूसरी पॉलिसी जो मेन है वो ये है कि इकॉनमी के हवाले से उनका स्टांस बहुत क्लियर है कि उनको कॉलोनी के ऊपर एज हासिल हो पहले फिर तो, और बिजनेस ओरिएंटेड उनकी थिंकिंग है। तो नाज़रीन, इसके हवाले से एक बीबीसी ने की एक रिपोर्ट दी थी और इन्होंने उसने रिपोर्ट में बताया भी था कि कौन सी कंट्रीज़ जो है वो कितना पैसा इस वॉर के ऊपर स्पेंड कर चुकी हैं ऑलरेडी। और किन किन कंट्रीज़ की कितनी किन की कंट्रीब्यूशन है। तो क्वेश्चन ये है, जो मेन क्वेश्चन अब ये है कि अगर यूएस अपने आप को पुल बैक कर लेता है इस वॉर से, तो क्या ये वॉर सस्टेनेबल है? यूक्रेन क्या दे पर अकेले विदाउट सपोर्ट ऑफ यूएस, ऑल्दो यूरोप पर जो है वो साथ है, लेकिन यूएस की सपोर्ट, चूँकि यूएस एक मेजर सपोर्टर था इस वॉर का, यूक्रेन का, ज़ेलेंस्की का। तो क्या ज़ेलेंस्की ये वॉर यूएस के बगैर विन कर सकता है? और अगर अगर ये वॉर ख़त्म हो जाती है तो एक क्वेश्चन ये भी है कि जो रशिया ने ऑक्युपाई कर लिया है यूक्रेन का एरिया अब तक, तो वो किसके पास जाएगा? ये तो वक्त बताएगा, चीज़ें डेवलप होंगी फर्दर तो पता चलेंगी। इस हवाले से मैं एक और छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ बिफोर आई रैप अप दिस व्लॉग, कि इस वक्त ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों भी अपनी ये जो है ऑफर्स जो है वो यूएस को पेश कर रहे हैं। और अभी रिसेंट की जो है इन्हीं डायलॉग्स की बुनियाद में रशिया ने यूएस को ये बात है, एक रिपोर्ट उनको शेयर की है और उसने ये मेंशन है कि जब यूएस ने रशिया के अगेंस्ट, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई थी, तो उससे यूएस की जो कंपनीज है उनको तकरीबन $324 बिलियन का नुकसान हुआ। तो ये बात मतलब आई थिंक ये बहुत ही स्मार्टली प्ले किया है रशिया ने इस हवाले से, क्योंकि रशिया नोस के आज यूएस का इस वक्त जो फोकस है वो इकॉनमी के ऊपर है। और उनको जो है इंस्टेंट डील्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और इस वजह से ये कि रिपोर्ट उनको इन अ वे पेश की कि ये जो सैंक्शंस लगाई ना, इससे सिर्फ रशिया को नहीं बल्कि यूएस को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ये अपलिफ्ट होनी चाहिए। तो ये इस रिपोर्ट में था। इसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो ज़ेलेंस्की ने भी बहुत के लिक्रेटिव ऑफर्स दी हैं ट्रम्प को। और उन्होंने कहा है कि अगर वो सपोर्ट करते हैं ज़ेलेंस्की को, तो वो अपने जो मिनरल्स एंड ऑयल रिसोर्सेज हैं वो अपना हाफ जो रिसोर्सेज हैं वो उन्हीं को यूएस को दे देगा। जिसके रिप्लाई में यूएस की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो अनप्रेडिक्टेबल भी था कुछ हद तक। उन्होंने कहा कि तो उन्होंने ये कहा कि आप हमें लिख के दें, साइन करके दें। और दूसरा उन्होंने कहा ये तो वो अमाउंट है जो हमने अभी तक स्पेंड की है आपके ऊपर इन 3 सालों में इस वॉर को सपोर्ट करते होगे। तो ये तो उसी का जो है हमें आप पर वापस दे रहे हैं पैसे, वो जहाँ हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी
कि अब इस वक़्त जो है वो ज़ेलेंस्की और पुतिन डिफरेंट ऑफर्स के साथ जो है वो यूएस को आउटलेट कर रहे हैं और मेन चीज़ वो यही है, पता से ही है कि यूएस इस वक़्त कॉलोनी को लेके प्रोग्रेस करना चाहते हैं और वो चाहता है कि ये वॉर ख़त्म हो और इसके ऊपर जो पैसे लगे हैं वो वॉर्स के ऊपर पैसे ना लगे बल्कि डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के ऊपर लगे। तो नाज़िम आज की प्रोग्रामिंग में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में फर्दर डेवलपमेंट्स के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।